हेलो क्लास। आज हम लोग पद परिचय में क्रियापद परिचय के बारे में बात करेंगे। तो क्रियापद परिचय समझने से पहले हमें ये समझना है कि पद परिचय देते समय, क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातें हमें क्रियापद परिचय के अंतर्गत देनी होती हैं, कौन कौन सी बातें हमें बतानी होती हैं। तो क्रियापद परिचय के अंतर्गत हमें बताना होता है क्रिया का भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत। तो क्रिया आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया का भेद यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और दूसरा आपका होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, जो होते हैं चार होते हैं आपके। वो होते हैं संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पे भेद के पहले बढ़ने से पहले हम लोग आइए बात कर लेते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। यानी किसी न किसी कार्य को करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, और जिस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा। यहाँ क्या है, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता, और क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, पढ़ना। तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। यहाँ पे दिया है कि वाक्य में क्रिया का स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, पर कभी कभी वाक्य में क्रिया का प्रयोग किए बिना भी उसका अभिप्राय ग्रहण कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पूरी बात ना कहकर, वाक्य का पूरा प्रयोग ना करके एक या दो शब्द के द्वारा ही अपनी बातों को खत्म कर देते हैं, और उसी से दूसरा व्यक्ति जो होता है उसकी बातों का अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी पियोगे, नहीं। तो इसके द्वारा हमको पता चल गया है कि जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है उसे पानी की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम इसमें पूर्ण वाक्य का प्रयोग करते तो वो क्या कहता, नहीं, मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी हम लोग पूरे वाक्य का प्रयोग ना करके एक या दो शब्द के द्वारा अपने वाक्य को पूर्ण कर लेते हैं, अपनी बातों को पूर्ण कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि धातु और सामान्य क्रिया क्या होती है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी जिस शब्द से शुरुआत होती है क्रिया के करने की, क्रिया को लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, वो हमारा मूल रूप कहलाता है। और धातु मूल रूप कहलाता है, और उस मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ और धातु, पढ़ना, क्रिया। तो हम सामान्य क्रिया कैसे बनाते हैं, ना प्रत्यय लगाकर हम इसको सामान्य क्रिया में परिवर्तित करते हैं। क्या लगाकर इसको परिवर्तित करते हैं, ना प्रत्यय लगाकर, तब ये सामान्य क्रिया में परिवर्तित होती है। केवल हम लोग पहले क्या यूज करते हैं, पढ़, लिख, खा, सो। अब जब हम इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस ना पढ़ना, सो प्लस ना सोना, खा प्लस ना खाना। तो ये क्या हो जाती है, एक सामान्य क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ दिया है धातु, और इसका सामान्य रूप कैसे है, खेल का खेलना, दौड़ का दौड़ना, गा का गाना और हो का होना। सब में ना का प्रयोग किया गया है, जिससे कि इसको सामान्य क्रिया में क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। अब हम समझेंगे कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हम समझेंगे आज किसके आधार पर, आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे। देखिए क्लास, यहाँ पर क्रिया की रचना जो हुई है, ये संज्ञा और विशेषण के द्वारा भी इनकी रचना की गई है, यानी इनको सामान्य क्रिया बनाई गई है। जैसे बात संज्ञा है तो उसमें याना लगाकर क्या किया गया, इसे सामान्य क्रिया में परिवर्तित किया गया। फटकार में ना लगाकर इसे सामान्य क्रिया में क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया। इसी तरह देखिए विशेषण शब्द गरम, और इसमें ना लगाकर क्या कर दिया गया है, गरमाना। तो इससे क्या बना है, ये एक क्रिया हो गई है। जैसे भोजन गर्म है, अब ये क्या है, भोजन की विशेषता क्या हो रही है, उसका गर्म होना। लेकिन रीता भोजन गरमाती है, तो गरमाना यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया हो गया। रीता के द्वारा यहाँ पर भोजन गर्म करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो ये विशेषण के द्वारा इसमें क्या गया, क्रिया को बनाया गया है। इसी तरह देखिए सर्वनाम शब्द से इसकी रचना कैसे हुई है, अपना से अपनाना। अब आते हैं हम क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और
अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं का फल अवश्य विद्यमान होता है। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है। केवल कर्ता यहाँ पर कार्य ही नहीं करता है बल्कि उसके कार्य करने का प्रभाव किसी न किसी वस्तु व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि अगर आप कहें रोहन पत्र लिखता है, अगर आप केवल कहें राम लिखता है या रोहन लिखता है तो इसमें लिखने का फल किस पे पड़ रहा है? राम पे, कर्ता पे। लेकिन राम पत्र लिखता है या रोहन पत्र लिखता है तो लिखने का फल किस पे पड़ रहा है? पत्र पर। तो पत्र क्या कहलाएगा यहाँ पर? कर्म। तो कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है और इसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यहाँ देखिए नानी कहानी सुना रही हैं, कक्षा में विद्यार्थी पाठ पढ़ेंगे। हमने भालू का नाच देखा। अब देखिए देखने का फल किस पे पड़ रहा है? नाच पे। आखिर हम कोई वस्तु देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना किसी पे। तो जो इफेक्ट जिस शब्द पर पड़ता है, उसका परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है वो हमारा कर्म कहलाता है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसके टाइटल से, एक कर्मक यानी कि वाक्य में जहाँ पर एक कर्म किया जाता है वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है, और द्विकर्मक जिसमें वाक्य में दो कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसको समझिए, जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म संबंधित हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सत्येंद्र चाय पीता है, इस वाक्य में पीता है क्रिया का एक कर्म चाय है, यानी यहाँ पर एक ही कर्म यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा और कोई कर्म कर्ता नहीं कर रहा है, यानी एक साथ दो कार्यों को नहीं कर रहा है, एक साथ उसके दो कर्म नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपका एक कर्मक क्रिया है। उसके जो कार्य का फल है केवल एक ही शब्द पर पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक कर्मक क्रिया। अब समझते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं, यहाँ सुनाती हैं क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चों को और कहानी। इसमें बच्चों गौड़ कर्म है और कहानी मुख्य कर्म है। प्रायः मुख्य कर्म का प्रयोग गौड़ कर्म के बाद होता है और कर्म कारक की विभक्ति का के बिना ही वाक्य में प्रयोग होता है। गौड़ कर्म सजीव होता है। इसमें गौड़ कर्म मतलब इसमें दो मेन इसमें कर्म दिए हैं। इसमें देखिए पहला आपका क्या दिया है? बच्चे, और दूसरा आपका क्या दिया है? कहानी। तो बच्चे कहानी सुन रहे हैं, ये गौड़ मतलब उससे कम इम्पोर्टेंस वाला है और कहानी मुख्य कर्म है, ठीक है। लेकिन जब इम्पोर्टेंस आता है तो मुख्य कर्म को छोड़कर हम गौड़ कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं द्विकर्मक क्रिया में। जैसे दो कार्य हो रहे हैं, हमने कहा कि पिताजी चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ने का कार्य उनका मुख्य कार्य हो रहा है, मगर उनका गौड़ कर्म क्या है उस समय? चाय पीना। तो यहाँ पर हमारा ध्यान किसके तरफ जा रहा है? पहले गौड़ कर्म की तरफ, फिर हम उनके मुख्य कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका द्विकर्मक क्रिया बन रही है। तो आज क्लास इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे इसके वचन, पुरुष, धातु और काल पर। थैंक यू।